नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे अपनी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन के बारे में। आंसर राइटिंग एक कला है जिसको हम मान सकते हैं कि आप उत्तर लेखन के माध्यम से अपनी बात सामने वालों को किस तरह से समझा पा रहे हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अभ्यास करो, आप प्रश्न की प्रकृति को समझो, साथ ही साथ कुछ उदाहरणों के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी पूरा उत्तर लेखन कार्यक्रम को समाप्त करें, है ना। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एक एक करके सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर कि हमें आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है। ये क्लास जो होगी आपके लिए, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो आगे आने वाले मेंस होने वाला 2025 का, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ जो लोग अभी अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आज तक कभी कुछ नहीं लिखा, आधा पेज भी नहीं लिखा, ये क्लास उनके लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी आपको बिल्कुल जीरो से लेके पूरे एंड तक ले जाने की, कि यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करवा पाऊँ। ठीक है, अभी जो हमारी स्टार्टिंग की क्लास होंगी वो कुछ फेजेस में होंगी। आज आपके लिए पहली जो क्लास है, पहली क्लास होगी वो आपकी होगी उत्तर की संरचना के बारे में। ठीक है, जो आपको बताएगी कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर किसी तरह का प्रश्न हमारे सामने आ रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पूरे विस्तार में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बाकी की जो आपकी अगली क्लास होंगी, उनमें दूसरी क्लास जो होगी वो आपकी होगी कि प्रश्नों को समझना। ठीक है, दूसरी ये होगा कि हमें प्रश्न की प्रकृति के बारे में जानना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं चीजों पर कंफ्यूज रहते हैं कि पूछा क्या है, हमें लिखना क्या है, और जब तक हमें प्रश्न सही से समझ में नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। तो जैसे कि चर्चा करना है, ठीक है, परीक्षण के बारे में पूछते हैं कभी कभी प्रश्न में, और किस चीज के बारे में पूछा जाता है, विश्लेषण के बारे में, आलोचनात्मक विश्लेषण के बारे में, चर्चा, व्याख्या, विवेचना, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो प्रश्न के अंत में आते हैं, और अंत में दिए हुए इन शब्दों के माध्यम से पूरे प्रश्न की प्रकृति जो है तो वो चेंज हो जाती है। तो इन सारे जो छोटे छोटे शब्द हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपसे किसी तरह का शब्द पीछे दिया गया है तो हमें किस तरह से अपना आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास होगी इसके बारे में, पहली क्लास जो होगी। दूसरी क्लास आपकी इसके ऊपर होगी, प्रश्नों के बारे में, जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको समझने के लिए। तीसरी क्लास होगी आपकी समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट को लेके, और शब्द सीमा। शब्द सीमा 250 शब्द में अपने क्वेश्चन लिखना होता है और 150 शब्द में लिखना होता है। ठीक है, जिसमें अंक होते हैं 250 शब्द वाले में 15 अंक और 150 वाले में होते हैं 10 अंक। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है एक। ठीक है, कि समय प्रबंधन, यानी कि हमारे पास अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जितने ज्यादा हो सके, या फिर कोशिश करें हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, तो कहीं ना कहीं वो पेपर हम मान सकते हैं कि हमारा पेपर अच्छा गया है। ठीक है, पर लेकिन जहां क्वेश्चन छूटना शुरू हो जाते हैं वहां पर थोड़ी सी एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जो है वो कम हो जाती है ना। वहीं हम बात करें कि उस टाइम मैनेजमेंट को हमें कैसे करना है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, पहली चीज। तो दूसरी चीज, ये जो शब्द सीमा दी हुई है, ठीक है, उस शब्द सीमा के अंतर्गत रहकर हम कहीं ना कहीं अपने पूरा प्रश्न का उत्तर हम समझा पाए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको पूछा गया है कि किसी चीज के बारे में, जैसे कि मान लो कि सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, सिंचाई परियोजना क्या है और भारत में किस किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं सिंचाई परियोजना को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ। अब आपने उसने एक सिंपल सा सवाल ही दिया है, आपने लिख दिया बहुत कुछ, ठीक है, हिस्ट्री समझा दी, ये वो तमाम तरह की बातें कर दी, और आपके शब्द जो है वो खत्म हो चुके हैं। जो मेन चीज लिखनी थी आपको, मान लो वो 2 या 3 लाइन में लिख पाई, और उससे पहले आपने बहुत सारी कहानी सामने लिख दी। हो सकता है वो काम की हो, पर लेकिन क्या वो प्रश्न में पूछी गई है या नहीं गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के, अपने समय का सही ढंग से प्रयोग करके, साथ ही साथ अपने शब्दों को बहुत तोल मोल के हमारे पूरे आंसर में अपनी बातों को प्रस्तुत करना है, काम की भी और इंटरेस्टिंग वे में भी, दोनों चीजों के साथ। ठीक है, तो ये है तीसरी क्लास के बारे में। चौथी क्लास होगी जो कि होगी किसके आधार पर, पेपर आधारित विश्लेषण करेंगे हम, जैसे कि पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में, पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सरल और कठिन के बारे में भी हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा सरल पूछे जा रहे हैं, कठिन पूछे, यानी कि पूरी तरह से हम एक बार विश्लेषण करेंगे सारे इन चारों पेपर को लेकर। सबसे अंत में जो चीज बचती है वो है निबंध लेखन,
ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहला पेपर आपका निबंध का ही होता है, तो जब ये मान लो कि पहला पेपर अगर ऐसे का है, अगर ऐसे का पेपर बहुत अच्छा चला जाता है तो धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, ठीक है। वैसे तो अच्छे ही सारे पेपर जाने चाहिए, पर लेकिन कहते हैं ना कि जो शुरुआत में जो चीजें अगर मान लो बहुत अच्छी हो जाती है तो आगे आने वाली जो चीजें होती है उनके लिए हमें बहुत ज्यादा हौसला मिल जाता है। तो यही समझ लो कि अगर निबंध के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि निबंध का पेपर हमारा अच्छा जाए, ताकि थोड़े हमें सकारात्मक दृष्टिकोण मिले जिसके माध्यम से, ठीक है। निबंध में भी बहुत सारे जैसे जो कोट पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे, किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर अंतर्गत आने वाले जितने भी पहलू होते हैं उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे आंसर राइटिंग का एक सेशन रहेगा, हमारी जो लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद भी देखते हैं अगर किसी तरह की जरूरत लगेगी हमें कि आंसर राइटिंग में और भी कोई जो चीजें होती हैं जोड़ना चाहिए, साथ ही साथ आपकी डिमांड पर भी कुछ ना कुछ अगर आप कहेंगे तो कि हमें, आपको लग रहा है कि ये वाला जो सेगमेंट आपका थोड़ा कमजोर है, इसको और अच्छे से हमें करना है, तो फिर हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा प्लान है पूरी आंसर राइटिंग को लेकर। मैं उम्मीद करती हूँ अगर हमने ये 3-4 सेगमेंट पे काम कर लिया, अच्छे से समझ लिया चीजों को, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर ली हमने, तो मुझे लगता है कि आप एक ठीक ठाक आंसर लिखने की स्थिति में तो आ ही जाओगे, ठीक है। ये हो गई कुछ क्लासेस के बारे में जो मैं यहाँ पे आपको दूंगी सिर्फ आइडिया, ठीक है। साथ ही साथ मान लो कि जो हमारे डीएनए क्लास होता है वहां पे मैं आपको रोज एक मेंस का 1 या 2-3 जितना भी मुझे बनता है मैं आपको मेंस के क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हो कि वहां से आपने क्वेश्चन उठाया और आपने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले आप जब लिखोगे तो आपको बहुत बहुत अन्य तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कि जब आप लिखने बैठोगे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कि बात कहां से शुरू करें, खत्म किस तरह से करें। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होगा कि मैंने क्या ही लिख दिया, क्यों लिख दिया मैंने। इन सारी चीजों से परेशान नहीं होना। सभी जो लोग होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा आंसर लिख भी लेते हैं, वो सब इन सारी चीजों से निकल के जाते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल, पर लेकिन इन सारी चुनौतियों की वजह से हमें अपना उत्तर लिखना नहीं छोड़ना। रोज हमें ये चीज डालनी है अपनी दिनचर्या में कि हमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रोज हमें प्रैक्टिस करने हैं, लिखने हैं, कुछ ना कुछ तो लिखना है, ठीक है। अभी जो शुरू की क्लास होंगी हमारी कौन सी, जैसे आज की क्लास है, ठीक है, और अगली क्लास जो होगी उसमें आपको 2 चीजों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, और वो 2 चीजें हैं अपनी शब्द सीमा यानी कि वर्ड लिमिट, ठीक है, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। भरपूर समय लो, आप चाहो तो आप एक क्वेश्चन के लिए 15 से 20 मिनट भी लो, पर लेकिन उसको लिखकर ही खत्म करो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसमें शब्दों पर भी बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि कितने शब्द हो गए, एक क्वेश्चन के लिए मैंने 4 पेज भर दिए, और या फिर ये समझ लो कि मैंने सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिख पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, बस लिखो आप, ठीक है। बिल्कुल शब्द सीमा को भी हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ना हमें टाइम मैनेजमेंट को टेंशन लेनी। स्टार्टिंग की 2 क्लास में, तीसरी क्लास करने के बाद जब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ वर्ड लिमिट इस तरह से हमें देखना है और टाइम मैनेजमेंट हमें इस तरह से करना है, उस बाद आप उस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जादू हो जाएगा आपको, तीसरी क्लास के बाद आप एकदम से उतने ही सिलेक्टिव वर्ड में अपनी चीजें लिख पा रहे हो और मुश्किल से मुश्किल आप 5 या 10 मिनट में एक पूरा आंसर लिख के खत्म कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे 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 चीजें आपकी नॉर्मल होंगी, धीरे धीरे करके आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, अपने शब्दों को रोकना आएगा, ठीक है। तो अचानक से कुछ नहीं होगा, पर लेकिन अगर मान लो आपको 1 साल है तो आप अभी से प्रैक्टिस करो, अगर आपको 26 का देना है तो, और जिन लोगों को 25 का देना है तो यहाँ से वो कुछ कुछ ऐसे टिप्स ले सकते हैं जो उनके आंसर राइटिंग में या फिर मेंस में कुछ ना कुछ काम आ सकते हैं। तो ये पूरी बात है जिन लोगों के लिए जो नया स्टार्ट कर रहे हैं और जिन लोगों को 26 में देना है या फिर जिन लोगों का 25 में ही कहीं ना कहीं पेपर है, उन सब के लिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले टॉपिक को, शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से आज की क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये सिखाऊंगी, उत्तर लेखन प्रक्रिया, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो कि आंसर राइटिंग करने से पहले हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला नियम जो है आपके सामने वो ये है, प्रश्न को समझना। आपने पहले कभी मेंस का पेपर नहीं देखा है, क्वेश्चन नहीं देखे, आपने कुछ भी नहीं किया, मान लो आज आप ये क्लास देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन उठाते हो 2024 का, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि वो प्रश्न आपसे कहना क्या चाह रहा है, यानी कि प्रश्न की आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से पहचानना है, ठीक है। और अपने आप से ये वादा करना है हमें कि जो प्रश्न पूछेगा हमें वही उत्तर देना है, ठीक है। फालतू की कुछ भी बातें नहीं करनी इधर उधर की, जो पूछा गया है उसका हमें सीधा सीधा जवाब देना है, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी डायग्राम बेस क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज पहली क्लास है जो आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास है, आपको सिर्फ और सिर्फ
ये पेन है और ये आपका पेपर है, आपको सिर्फ इस पेन को इस पेपर पे चलाना है, लिखो बस, आप कैसे भी करके बस अपने आप को, इस हाथ को इस काबुल बनाओ कि आप लिखते चले जाओ, जो आपके दिमाग में आ रहा है बस लिख लो आप, ठीक है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है हमारा, ठीक है, दूसरा नियम ये होगा कि अपने उत्तर की योजना बनाएं, ठीक है। जब आप पेपर में जाते हो, ठीक है, तो आपके सामने ये प्रश्न पत्र आता है, ठीक है, साथ ही साथ उस प्रश्न पत्र में कहीं ना कहीं कॉपी प्रश्न लिखे हुए रहते हैं। फिर आपको मिलती है एक कॉपी, ठीक है, इस तरह की होती है, जिसमें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने उत्तर लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रश्न देखा, प्रश्न को समझा, आप उस उत्तर के लिए योजना बनाओगे। आप क्या, जैसे कि मान लो एक रफ कॉपी है आपकी साइड में, तो उस पर आपने लिख लिया कि भाई जैसे कि मान लो प्रस्तावना है, ठीक है, तो प्रस्तावना में तो आप चीजें लिख दोगे। प्रस्तावना में तो बेसिकली वही चीजें आएंगी ना जिसके बारे में आप बताने वाले हो। जैसे कोई पिक्चर होता है, उसका ट्रेलर आता है ना, तो ये समझो कि प्रस्तावना आपका ट्रेलर हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कौन सी, जो मेन बॉडी होती है, यानी कि मुख्य बिंदु होते हैं वो। तो आपने क्या किया, योजना बनाने के लिए आपने की पॉइंट्स बना लिए 1 2 3 4, ठीक है। यदि आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, पॉजिटिव में कुछ पॉइंट लिख लिए और फिर आपने निगेटिव में कुछ कुछ पॉइंट बना लिए। क्लियर है सभी को, बात आ गई समझ में। और फिर जो हमारा आएगा निष्कर्ष, तो निष्कर्ष रहेगा हमेशा कैसा, पॉजिटिव, यानी कि आगे आने वाली जो योजनाएं होंगी उनके आधार पे। यहां तक सबको बात समझ में आई, क्लियर है। हमारा जो आंसर राइटिंग चलेगी वो इस बेस पे चलेगी। आज ये क्लास देखने के बाद जब आप आंसर देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कोशिश करोगे, सबसे पहले यही कहना कि पहले आप उस प्रश्न को अच्छे से समझना, फिर उसके बाद लिखने से पहले सबसे पहले अपने लिए एक समय देना। मान लो आज आप पहली बार लिख रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप 10 से 15 मिनट दो आराम से, ठीक है, और छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाओ, योजना बनाओ उस पर कि हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। आपने छोटे छोटे की पॉइंट बना लिए, अब आपको क्या रहेगा कि जो पॉइंट्स आपके अचानक अचानक दिमाग में आ रहे हैं वो आपने यहाँ सामने लिख दिए, ठीक है। फिर आप उनको अच्छे से विस्तार में बता दो जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो उदाहरण के साथ, ठीक है। एक चीज ये भी चलानी है कि आप जो भी कुछ बताओगे तो आप उदाहरण के साथ लिखोगे। इससे क्या होगा, आपका जो उत्तर होगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, अच्छे लिखने में आएगा, ठीक है। तीसरा नियम है संक्षिप्त में लिखें, यानी कि स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करके उत्तर लिखें। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, चीजों को, फालतू की चीजें नहीं लिखनी हमें, बिल्कुल कंसाइज वे में चीजों को लिखना है। जरूरी चीजें हैं उनको हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। चौथा नियम, उदाहरण का प्रयोग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अपने बिंदुओं को और अधिक स्पष्ट रूप से बताने के लिए और ज्यादा प्रासंगिक रूप से अपनी बात को रखने के लिए आप उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह हो गया चौथा। पांचवा पॉइंट हमारे सामने यह है संरचित प्रारूप, यानी कि उत्तर को तार्किक और संगठित तरीके से क्या कर सकते हो, आप व्यवस्थित कर सकते हो, ठीक है। वही छठवा है अभ्यास, यानी कि आपको करनी है प्रैक्टिस। रोज आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 प्रश्न आपको लिखने स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ा देनी है, ओके। और दोहरावन करें, यानी कि रिवीजन। जब तक आप पॉइंट्स का रिवीजन नहीं करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन नहीं करेंगे, आप उस प्रश्न के उत्तर को नहीं ले सकते। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है ज्ञान का होना, ठीक है। उसके बाद आता है उस ज्ञान की कला, एक ऐसी कला विकसित करना जिससे हम उस कला के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर सके, ठीक है। तो जो मुख्य आधार है वो है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो कला क्या है, धीरे धीरे विकसित हो जाएगी कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर आप कहीं ना कहीं उस कला को डेवलप कर लोगे कि आप अच्छे से अपनी एक आंसर राइटिंग कर सकोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसके लिए आप करो रिवीजन हर चीज का, इसमें स्टैटिक का भी, अपने करंट अफेयर्स का भी, क्योंकि स्टैटिक पढ़ोगे तो आपको पिछली बातें और जो आधारभूत बात है वो मालूम पड़ेगी। करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको उदाहरण देने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फिर किसी भी तरह की योजना आ रही है, ठीक है, किसी भी तरह के भारत के अन्य देशों के साथ जो समझौते हो रहे हैं, रक्षा समझौते हो रहे हैं, और ये जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहां उस क्षेत्र पे आपको कहीं ना कहीं उदाहरण देने के लिए करंट अफेयर्स आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है और उदाहरण अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये कुछ नियम है आपके पास, कौन कौन से, 6 नियम है। इन 6 नियम को किसी आंसर राइटिंग करने से पहले इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक बार और मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है, फिर उसके बाद हमें योजना बनानी है, फिर उसके बाद हमें उसे कंसाइज रूप में लिखना है, बिल्कुल संक्षिप्त में, ठीक है। उदाहरणों का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। संक्षिप्त प्रारूप, यानी कि उत्तर को तार्किक और संगठित तरीके से व्यवस्थित करके लिखना है।
कौन सी चीज कब कहाँ पूछी जा रही है, इस तरह से। ये ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी कुछ भी चल रहा है, राइट। अभ्यास करना है, हमें प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ रिवीजन करना है। अब बात आती है आंसर राइटिंग के लिए कोई विशेष कॉपी है क्या? चलो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल, आंसर राइटिंग के लिए मार्केट में आपको एक इस तरह की कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बीच में इस तरह से 2 लाइन होंगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा यूपीएससी, और आपको क्या करना है, इस बीच में, ठीक है, अपने उत्तर लिखने हैं। यहीं से प्रैक्टिस करो आप, कोई ब्लैंक पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, आप यहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है, इस वाली पुस्तक से, इस वाली कॉपी से, ताकि आप अच्छे से अपना यहीं से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको। आगे जाके भी आपको इसी तरह से उत्तर लिखने हैं इस तरह की प्रक्रिया में, तो आप क्यों ना अभी से उसी तरह की आदत डाल लो, बाद में आपको कुछ नया लगे, अलग लगे, ठीक है, फिर वो अलग सरदर्दी है कि पता नहीं किस तरह से हम मैनेज कर पाएंगे। आप यहीं से स्टार्ट करो फिर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहले टॉपिक को, उत्तर की संरचना। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। जो उत्तर होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब 3 से 4 चरण हम मान के चलते हैं, ठीक है। 3 चरण वाला जो उत्तर होगा वो प्रश्न अलग होगा, 4 चरण वाला जो उत्तर होगा वो प्रश्न देने के अलग होगा, ठीक है। ये अपने आप दिमाग में रखो कि हर प्रश्न की प्रकृति है वो अलग अलग है, ठीक है, और उस प्रश्न की प्रकृति के आधार पर ही हमें उत्तर के चरण को डिसाइड करना है, ठीक है, कि हमें उसमें 3 चरण वाला रखना है, 4 चरण वाला रखना है, या कुछ और भी उसमें साथ में चलेगा, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे किस तरह से चलेंगी, देखो, मैं आज आपके लिए जो पीवाईक्यू लेके आई हूँ, मैं बेसिकली एक ही पीवाईक्यू के आधार पर आपको ये समझाने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से चरण बदलते हैं और कौन सी चीजें होती हैं जो पहले वाली आंसर राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर, ठीक है। तो आज हम इस चीज को पूरी तरह समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो आंसर लिखने के लिए मेन चीजें कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये सबको पता होता है, एक प्रस्तावना, निष्कर्ष और मुख्य बिंदु, ठीक है, मेन बॉडी जो होती है, ये तो होते ही है। साथ ही साथ अगर कहीं ना कहीं आपसे आलोचनात्मक के लिए कुछ पूछ लिया गया, ठीक है, या फिर समीक्षा करने के लिए पूछ दिया गया, तो उसमें हम कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट्स होते हैं वो और बढ़ा दिए जाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री के अलावा मान लो एनवायरमेंट है, ठीक है, या फिर एनवायरमेंट हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई टॉपिक हो गया जहां पर अपनी आगे आने वाली जो योजना होती है उस वो आप लिख सकते हो, जो हम आगामी कदम में लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अपनी राय को भी अगर व्यक्त करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्पेक्ट वाली होती है, भविष्य के आधार पर होती है, तो वो एक अलग आपके साथ जुड़ जाता है। तो ये जो सारी चीजें निर्भर करती हैं विषय के आधार पर, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, और सबसे जरूरी जो पूछा गया है उसके आधार पर, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर लिखने के चरण कितने होते हैं, 3, 4, 5 कितने तरह के होते हैं, तो उन सारे चरणों को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर की 3 चरणीय संरचना के बारे में, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें 3 चरण होंगे। कौन कौन से? पहला होगा परिचय, दूसरा होगा मुख्य भाग और तीसरा होगा निष्कर्ष। ये एक सिंपल सा जो उत्तर है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर है, उसकी ये पूरी की पूरी एक समझ लो कि संरचना इस तरह से होती है, ठीक है। ये हर कोई लिखता है इस तरह से, और प्रश्न की डिमांड के अनुसार हमें इस तरह से लिखना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। परिचय में बेसिकली क्या आएगा, प्रश्न में जो पूछा गया है उससे जुड़ा संक्षिप्त परिचय। परिचय अपने दिमाग में हमेशा हमें ये रखना है कि किसी मूवी का अगर कोई ट्रेलर आता है, आपकी पूरी पिक्चर तो वो नहीं दिखाता, आपको सब कुछ नहीं बता देता, एंड नहीं बता देता, बस आपको क्या दिखाता है, एक हीरो है, एक हीरोइन है, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं विलन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और बाद में क्या होता है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो मेन क्लिप होती है मूवी की, वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका परिचय होता है कि आपका जो ट्रेलर आता है उसमें मेन जो क्लिप होगी मूवी की वो उसमें ट्रेलर में डाल दी जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बताओ इतना कुछ है इसमें, है ना। ऐसा ही परिचय हमें कुछ अपनी आंसर राइटिंग में डेवलप करना है, ताकि जो सामने आपका कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसको इतना तो समझ में आ जाए आपका परिचय देखकर कि आगे आने वाला जो उत्तर है, यानी कि जो मुख्य बिंदु है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा हमें मिलने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी कि परिचय में हमें इस तरह की भूमिका बांध देनी है कि वो कहीं छोड़ के ना जाए और बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज हम बात करते हैं मुख्य भाग की। मुख्य भाग यानी कि प्रश्न के प्रत्येक हिस्से का विस्तृत उत्तर, जो पूछा गया है
उसके बारे में हम पूरी तरह से उसको डिटेल दे रहे हैं, किसके साथ, उदाहरण के साथ। ठीक है, अब ये उदाहरण आप हिस्ट्री में तो नहीं लगा सकते, है ना, मतलब कुछ कुछ चीजों में हम लगा सकते हैं पर लेकिन हर जगह नहीं लग सकते, थोड़ा सा इस चीज का हमें ध्यान देना है। तीसरी चीज हम बात करें किस चीज की, कंक्लूजन की, यानी कि निष्कर्ष की। निष्कर्ष हमेशा कैसा होना चाहिए, अब जाहिर सी बात है हम अपनी मूवी की एंडिंग करने जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो निष्कर्ष बेसिकली हमेशा जो एंडिंग होती है किसी भी मूवी की, तो वो कैसे होती है, हैप्पी एंडिंग होती है ना। तो हमें हमारे उत्तर की भी क्या करनी है, हैप्पी एंडिंग करनी है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या हो गया कि हमें सब कुछ सकारात्मक दिखाना है। आपका जो उत्तर है उसकी निष्कर्ष में एटलीस्ट प्रकृति ऐसी हो कि वो कहीं ना कहीं आशावादी दिखे, ऐसा ना लगे कि आपका कोई कॉपी चेक कर रहा है वो सोचे कि कितना परेशान है ये व्यक्ति जिसने ये उत्तर लिखा, नहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमें हमारा निष्कर्ष हमेशा ऐसा दिखना चाहिए कि चलो अच्छा है, कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा। क्लियर है, इस तरह से हम हमारा निष्कर्ष अंत करना है। आप तो इसको मूवी से सोच के चलो, ठीक है, कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका मूवी का ट्रेलर है, ठीक है, और जो आपका मुख्य भाग है वो आपकी मेन मूवी है जो आपको दिखाना है। ठीक है, सारी कलाएं झोंक दो इसमें, आपको क्या आता है, आपको नाचना आता है, आपको फाइटिंग करनी आती है, जो भी कुछ मूवी में होता है सब कुछ कहीं ना कहीं आप इसके मुख्य भाग में डाल दो। ठीक है, बाद में आता है निष्कर्ष, निष्कर्ष आप कर दो किस चीज की, यानी कि अपनी मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो इस तरह से आपके ये 3 चरण है वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन 3 चरण पे थोड़ी सी डिटेल में। पहली बात आती है परिचय के बारे में। तो प्रश्न में जो पूछा गया है उसी से जुड़ा एक सटीक और हमें क्या करना है, छोटा परिचय देना है। देखो आज इस वाली क्लास में मैं आपको नहीं दूंगी प्रश्न, सॉरी शब्दों के बारे में कि आप इतने शब्दों में लिखो, नहीं, पर लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि आपका जो परिचय हो वो 3 से 4 लाइन का नहीं हो शुरुआती फेज में। ठीक है, कम से कम इतना परिचय तो आप दो। क्लियर है, परिभाषा की हम बात करें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान उदाहरण या डाटा हम दे सकते हैं। अगर पूछा गया है किसी चीज के बारे में कि क्या है, जैसे कि मान लो पूछा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके लाभ और हानि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। ठीक है, तो मान लो आप अगर पूछ रहा है वो क्या है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं उसकी परिभाषा के रूप में। अगर सीधे पूछा जा रहा है कि एआई ने आज के आने वाले जमाने में कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो छीनने की एक ये समझ लो कि वहम माना जा रहा है या ऐसा कथन कहा जा रहा है, क्या आप इस कथन से सही है यानी, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे एआई के बारे में कि किस उस चीज के बारे में हम बताएंगे फिर कि क्या ये सच में रोजगार छीन सकता है या नहीं छीन सकता। फिर हम बताएंगे उसके बारे में कि भाई नहीं एआई से कुछ इस तरह के लाभ हैं, कुछ इस तरह के, हल्का हल्का छोटा छोटा इंट्रोडक्शन बस हमें बताना है इसके बारे में, और फिर उसके बाद हमें हमारा इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है। क्लियर है, सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, कैसे लिखें, तो अब कैसे लिखें भी बताना है आपको। 2 से 3 लाइन का संक्षिप्त परिचय दो उदाहरण के तौर पे, एक उदाहरण भी आपके सामने है। जैसे डिजिटल डिवाइस वह सामाजिक व आर्थिक अंतर है जो डिजिटल संसाधनों की पहुंच के कारण उत्पन्न होता है। पूछा जा रहा है डिजिटल डिवाइस के बारे में, तो क्या बता दिया कि भाई दोनों चीजें हम बताने वाले हैं अब। ठीक है, अपने मेन जो मुख्य बिंदु है, मुख्य भाग है, उसमें हम सामाजिक के बारे में भी बताएंगे, आर्थिक के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और डिजिटल संसाधनों की पहुंच के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि हमने अपने परिचय में ये बता दिया कि हम 2 एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं, सामाजिक और आर्थिक के बारे में। अब आपको यहाँ रुकना है, मुख्य भाग पे जाना है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि डिजिटल डिवाइस ने सामाजिक और आर्थिक पर किस तरह से प्रभाव डाला है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। चल, ये हो गया आपका परिचय। अब हम चलते हैं अपने मुख्य भाग पर, यानी कि मेन बॉडी पर। वो क्या बताती है, तो प्रश्न के प्रत्येक हिस्से का उत्तर अलग अलग बिंदुओं में देना है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसके लाभ और हानि पर विस्तृत रूप से चर्चा करें। तो मेन बॉडी में क्या पूछा जा रहा है, लाभ और हानि पूछा जा रहा है ना, तो लिख दो कुछ कुछ पॉइंट। लाभ के बारे में बता दो 3-4 और हानियों के बारे में बता दो आप 3-4। ये हो गई आपकी मेन बॉडी। मेन बॉडी वो है जो आपसे बीच में पूछा जा रहा है, सबसे जरूरी जो पूछा जा रहा है वो हमारा हो जाएगा मुख्य भाग। जैसे कि जहां जरूरी हो वहां उपशीर्षक, बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम, फ्लोचार्ट आदि का उपयोग करें। अभी इस वाली लाइन को थोड़ा सा रोक देना, ठीक है, ये आपको मैं आगे समझाऊंगी, इसे अभी थोड़ा सा इग्नोर करिए आप।
कैसे लिखें? तो प्रश्न के निर्देश के अनुसार उत्तर दें। अब वही बात आ गई ना, जो पूछा जा रहा है वो, जैसे कि चर्चा करना है तो चर्चा करो, जांच करना है तो जांच करो, आलोचना तो विश्लेषण पूछे तो विश्लेषण, यानी जो पूछा जा रहा है उसके बारे में लिखो, ठीक है। पर बस जो पूछा जा रहा है वही लिखना है, एक्स्ट्रा चीजें हमें नहीं लिखनी है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, मेन बॉडी में ये सारी चीजें आ सकती हैं, कॉजेस यानी कि कारण, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, और सरकार की जो पहल चल रही है उनके बारे में प्रश्न के अनुसार हम ये सारी चीजों को लिख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। निष्कर्ष की अब बात करते हैं हम, यानी कि अब हमारी ट्रेलर हो गया और क्या हो गया, हमारी पूरी मूवी खत्म हो गई। अब बात आ रही है हैप्पी एंडिंग की। तो हैप्पी एंडिंग हमें किस तरह से करनी है कि सरकार को सकारात्मक, संतुलित, दृष्टिकोण युक्त तरीके से हम समाप्त करें, तसल्ली के साथ बिल्कुल, कि भाई सरकार कोई दिक्कत नहीं है, सारी सब कुछ चीजें ठीक है, बस थोड़ा समय लगेगा कुछ परिवर्तन करने में, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन ही नहीं लेनी। समाधान के बारे में हम बात करें, नीति सुझाव के बारे में बात करें, भविष्य की संभावना का उल्लेख करें, ठीक है। देखो थोड़ा सा इस चीज पे अभी आप रुकना, क्योंकि मैं आगे आपको ये समझाऊंगी कि आगामी कदम और निष्कर्ष में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को भी आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखें निष्कर्ष? तो निष्कर्ष भी कहीं ना कहीं 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष हो, जो उत्तर का सार हो। सार का मतलब ये हो गया कि पहले आप बता रहे हो परिचय में कि हमें खाली इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है, बताने के हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी देखो कितना कुछ अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होगा, यानी कि पूरी तरह से सकारात्मक सोच रख के हमें हमारा निष्कर्ष लिखना है। क्लियर है? और क्या बताते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए डिजिटल समावेशन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे सभी वर्गों का समान अवसर मिले, ठीक है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिजिटल समावेशन भारत में अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। आज भी कहीं ना कहीं ऐसे गांव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां पर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम हमारे निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं कि जो समन्वित प्रयास है डिजिटल समावेशन को लेकर, उसकी आवश्यकता है और हो जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्या होगा कि सभी वर्गों को समान और समन्वित अवसर मिलेगा। सभी वर्ग हैं जो कहीं ना कहीं डिजिटलकरण के युग में साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आवश्यकता है कि हर छोटे छोटे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं डिजिटल समावेशन होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये थोड़ी सी क्या बोलते सकारात्मक जा रही चीजें, ठीक है भाई। नकारात्मक में कैसे हो सकता है, हम क्या लिख सकते थे कि आज भी कहीं ना कहीं डिजिटल समावेशन नहीं हो पा रहा है और आगे भारत में या फिर सरकार के पास इस तरह के संसाधनों की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं डिजिटल समावेशन संभव नहीं है। एक ये वाला निष्कर्ष है जिसको हम खत्म कर रहे हैं, एक वो निष्कर्ष है जो मैंने आपको सामने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी खुद सुन के लग रहा होगा कि जो पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा अच्छा है बजाय किसके, नेगेटिव वाले के, है ना। हम भी एक मानव जीवन जी रहे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। आज हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, समय नहीं लगे पर लेकिन अंत में ये हो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। तो ये भी तो हम अपने लिए सकारात्मक होकर सोच रहे हैं, तो क्यों ना वही सकारात्मकता हम अपने आंसर राइटिंग में भी दिखाएं, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचो, ठीक है। चलो अब एक पीवाईक्यू देखते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण पे। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका, ये 3 चरणों के आधार पर मैंने आपको बनाया है, ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कब पूछा गया आपके यूपीएससी 2024 में जीएस पेपर 1 में, ठीक है। यानी कि ये आपका हिस्ट्री का सवाल है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जब हम चारों पेपर का एनालाइज करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कहाँ हमें आगामी कदम लगाने हैं, ठीक है, कहाँ पर हमें ये समझ लो कि उदाहरण का प्रयोग करना है। तो ये जो सारी चीजें होंगी ना एक चरणबद्ध तरीके पे होंगी। तो आज पहली क्लास देखकर मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, तो थोड़े उन प्रश्नों को अपना काबू में करना, ठीक है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस होंगी आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती चली जाएगी अपनी आंसर राइटिंग को लेकर, ठीक है। देखो वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि आपके जो प्रश्न है, जो मुख्य भाग में वो आपसे पूछ रहा है कि कारण जानने का प्रयास कर रहा है पहली चीज तो, ठीक है, और साथ ही साथ परिणामों की बात कर रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जाएंगी कहां पे, मुख्य भाग में, ठीक है, यानी कि मेन बॉडी में। अब इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, परिचय, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा निष्कर्ष, ठीक है।
यानी कि अब परिचय हम किसके आधार पर लिखेंगे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के आधार पर, और चीजों को समाप्त हम किस तरह से करेंगे, तो इस आंदोलन के आधार पर, क्योंकि पूछा वही जा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे उत्तर को। अभी मैंने यहाँ पे शब्द सीमा आपको नहीं दी है, जानबूझकर नहीं लिखा है मैंने, ताकि आपके दिमाग में अभी आप इस चीज से बिल्कुल फ्री रहो कि वर्ड लिमिट क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं। अभी सिर्फ आपको प्रश्न समझना है बस। ठीक है, और आपको बस ये समझना है कि कितने तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं प्रश्न की डिमांड के आधार पर। देखो अब पीछे पीछे यही लगा रही हूँ साथ में। परिचय की हम बात करें, इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो नारे के साथ आरंभ किया। अब हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में कि भारत छोड़ो बेसिकली है क्या। हमने बता दिया कि भाई ये आंदोलन कब कब शुरू हुआ था और किसने नारा दिया। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के व्यापक असंतोष और सामूहिक संघर्ष का परिणाम था। ठीक है, अब हमने क्या बता दिया इसमें, अब हमने बता दिया अपनी जो पिक्चर रिलीज होने वाली है उसके बारे में। हमने ये कह दिया, पहले तो हमने बता दिया हिस्ट्री के बारे में कि भाई तब ये स्टार्ट हुआ। दूसरा हमने ये बता दिया कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। अब जो कहीं ना कहीं पहली बार पढ़ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, वो सोचेगा कि अच्छा निर्णायक मोड़ था, ऐसा क्या हो गया इस आंदोलन के बाद, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जनता के व्यापक असंतोष और सामूहिक संघर्ष का परिणाम था। सब कुछ बता दिया ये 3 लाइन में कि आगे क्या होने वाला है। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी मेन बॉडी पर, यानी कि मुख्य भाग पर। तो पहले हम बताएंगे कारण के बारे में। तो कारण बहुत सारे थे, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी, क्रिप्स मिशन की असफलता, इसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है ना, महंगाई और आर्थिक संकट, जनता में असंतोष, अधीरता। इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो कारण थे, मेन कारण थे, जिनकी वजह से क्या हुआ, जिनकी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं अभी आपको फ्लो चार्ट नहीं बताऊंगी, मैं अभी आपको और कोई तरीका नहीं बताऊंगी। अभी फिलहाल बस आप थोड़ा सा जो प्रश्न है वो कितने चरणों में जा सकता है, बस आज आप ये समझो। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें होंगी हम धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा आसानी से मतलब धीरे धीरे करके। अब ये तो हो गया हमारी जो मुख्य भाग है उसका पार्ट ए। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 भी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसका पार्ट दूसरा भी है। तो पार्ट दूसरा ये है हमारे पास परिणाम, क्योंकि उसमें कारण और परिणाम दोनों पूछे गए हैं। तो परिणाम क्या निकले इसके, नेताओं की गिरफ्तारी कर ली, जनता का स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुआ, जनता का उग्र रूप देखने को मिला, ब्रिटिश दमन चक्र हुआ, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, ये जो सारी चीजें थी ये कहीं ना कहीं इसके परिणाम निकल के आए। परिणाम तो वही है ना कि आंदोलन के बाद और किस तरह के हमें चेंजेस देखने को मिले। कारण वो है जो पहले हुआ, परिणाम जो है जो बाद में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, निष्कर्ष की हम बात करें। ठीक है, अब हमारी परिचय हो गया, हमारे मुख्य भाग हो गया। अब बात करते हैं हमारी हैप्पी एंडिंग की। तो हमारी हैप्पी एंडिंग कैसे खत्म हो रही है, तो ध्यान देना। भारत छोड़ो आंदोलन, जस्ट अ सेकेंड, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन सहभागिता से भरपूर और निर्णायक संघर्ष था। यह आंदोलन भले ही तत्काल सफल ना हुआ हो, अब पॉजिटिविटी देखना है इसमें, हम ये बता रहे हैं कि हलचल सफल नहीं हुआ, हलचल भारत पर, लेकिन ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्र भारत के निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। खत्म किया हमने पॉजिटिव नोट के साथ कि भाई अगर ये आंदोलन शुरू हुआ है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसका कुछ भी हमें अच्छी चीजें नहीं मिली, नहीं बहुत अच्छी चीजें मिली। ये समझ लो कि उस समय से मालूम पड़ गया था अंग्रेजों को कि अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास भारत में रहने के लिए, हमें जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको क्या बताती है, एक आशावादी रूप में आपको दिखाती है। यहां तक चीजें सबको समझ में आ गई, क्लियर है। चलो, ये हो गया हमारा 3 चरण वाला उत्तर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने उत्तर की 4 चरणीय संरचना पर। अभी तक हमने एक 3 चरण वाला लिखा जिसमें परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने 4 चरण में। तो 4 चरण में हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे है परिचय, दूसरे नंबर पे हमारी मुख्य विश्लेषण यानी कि जो हमारा मुख्य भाग है, मेन बॉडी है वो, तीसरी चीज आ जाती है मूल्यांकन, सबसे जरूरी अगर प्रश्न पूछ रहा है आपसे तो। ठीक है, मैं फिलहाल आपको मूल्यांकन इसी वाले प्रश्न में करके दिखाऊंगी तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अब ये मत कहना कि बताओ इसमें तो था भी नहीं फिर भी आपने कैसे बता दी। मैंने आपको इसलिए इसी वाले प्रश्न में बता रही हूं ताकि आपको हर प्रश्न के बारे में थोड़ा सा मालूम पड़े कि मूल्यांकन और किस तरह से हो सकता था। प्रश्न तो पूछेगा ही, तब तो आपको बताना आसान है, पर थोड़ा सा नहीं पूछा है और फिर हमें किस तरह से अपने आंसर राइटिंग को डेवलप करना है वो थोड़ा सा आज आप देख लो, क्लियर है। और चौथा आता है सबसे लास्ट में निष्कर्ष।
परिचय के बारे में नहीं बताऊंगी मैं आपको, मुख्य भाग के बारे में नहीं बताऊंगी आपको, निष्कर्ष के बारे में बताऊंगी। ये हमने बता दिया क्या, परिचय यानी कि हमारी मूवी का ट्रेलर, मुख्य भाग यानी कि हमारी पूरी की पूरी मूवी, और निष्कर्ष हो गया हमारी हैप्पी एंडिंग। तो ये मूल्यांकन क्या है, तो मूल्यांकन है आपका रिव्यू। रिव्यू कैसा, मूवी देखने के बाद आपको क्या लगता है, यार बहुत अच्छी मूवी है, या फिर लगता है कि यार ये तो बहुत बेकार मूवी है ना। तो मूल्यांकन हम ऐसे तो करते हैं, या तो आप बताओ कि बहुत अच्छा है सब कुछ, ठीक है, या फिर बताओ कि भाई इतना बुरा हो सकता है। किसी भी योजना के बारे में, सरकार की गतिविधियों के बारे में, हर चीजों के बारे में, यानी कि आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अप्रोच से सोच पा रहे हो, तो आप उस चीज का मूल्यांकन कर पा रहे हो। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम। परिचय में बेसिकली वही किस तरह से आरंभ करना है सारी चीजें, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर हमें क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण के प्रभाव की हमें चर्चा करना है। तो परिचय में क्या होगा, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दुनिया के विभिन्न देश सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, और इसका प्रभाव भारत की पारंपरिक संस्कृति पर भी पड़ता है। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि परिचय हमें इस तरह से लिखना है कि हम उसमें सामाजिक के बारे में बताने वाले हैं, आर्थिक के बारे में बताने वाले हैं, और सांस्कृतिक रूप से बताने वाले हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव भारत की पारंपरिक संस्कृति पर भी पड़ा है। अब इसमें हम निगेटिव भी कुछ बताएंगे, जो कहीं ना कहीं बताएगा कि वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति पर प्रभाव भी, अब प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो आप बताने वाले हो वो कहलाएगा आपका मूल्यांकन। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो मुख्य विश्लेषण की बात करें हम, मुख्य भूमि बेसिकली वही जिसके बारे में आपको बताना है, जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है उसका आपको उत्तर देना है, जो उसने मेन पूछा है उसके बारे में बताओ आप, ठीक है। अब तीसरी चीज पे चलते हैं हम, तीसरी नहीं, पहले हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष हम जान ही चुके हैं क्या है, उत्तर को एक सकारात्मक और समग्र विचार के साथ हमें समाप्त करना है। अब हम चलते हैं हमारी एक नई चीज पर, मूल्यांकन या आलोचना। बहुत करते हो ना क्रिटिसाइज सामने वाले को, कह रही ये तो ऐसा, ये तो वैसा है, बस वही क्रिटिसिज्म आप इसमें डाल दो अपना, ज्यादा कुछ नहीं करना। जैसे कि उद्देश्य की हम बात करें, मुद्दे का संतुलित विश्लेषण करना, केवल पक्ष या विपक्ष नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की आप आंसर राइटिंग करो, कभी आप एक पक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते। हाँ ये हो सकता है कि आप 50-50 रखो, ठीक है, आप 60-40 रखो, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर कभी कभी ये हो सकता है आप 40 प्लस रख सकते हो और 60 नेगेटिव रख सकते हो, या आपको ये हो सकता है कि आप 60 कभी पॉजिटिव रखो, 40 नेगेटिव रखो। पर ऐसा नहीं करना आपको कि भाई 100% पॉजिटिव, ठीक है, और 0 नेगेटिव, ना ही ऐसा करना कि 100% नेगेटिव और 0 पॉजिटिव। ये दो कंडीशन कभी नहीं होंगी हमारे साथ में। ये 3 कंडीशन हाँ हम लेकर चल सकते हैं, 50-50, 60-40, 40-60। यहां तक बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा ध्यान देना। यथासंभव की अगर हम बात करें, यथासंभव कोई नीतिगत सुझाव या सुधार की आवश्यकता भी हम जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि और क्या हो सकता है तो आप अपना कुछ बताओ, या फिर कोई रिपोर्ट आई हो सरकार की जिसमें कहीं ना कहीं सुझाव दिए हुए हो तो आप उनको बता सकते हो इसमें, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ आप इतना रखो, चलो सुझाव को अभी आप छोड़ दो, सुझाव अभी हमें नहीं देने। अभी मूल्यांकन में हमें सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताने। अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो, किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं, हमें नहीं बताने इसमें अभी सुझाव, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें बताना है निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, ठीक है। उदाहरण के लिए, हालांकि वैश्वीकरण से भारतीय युवाओं को अवसर मिले, परंतु पारंपरिक भाषाएं और रीति रिवाज भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दोनों बातें कर ली हमने कि भाई रोजगार तो हमें मिल रहे हैं, पर लेकिन जिस तरह से पश्चिमीकरण हो रहा है भारत में, धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है भारत के ऊपर वैश्वीकरण का। यहां तक बात सबको समझ में आ गई और निष्कर्ष आप समझ ही चुके हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फटाफट। पहले आज बात करते हैं हम 3 चरणीय संरचना की, जिसमें आता है हमारा परिचय, मुख्य भाग और उसके बाद आता है निष्कर्ष। फिर हम बात करते हैं अपने 4 चरणीय उत्तरीय श्रृंखला की, जिसमें कहीं ना कहीं आता है क्या, परिचय आएगा, मुख्य भाग आएगा, मूल्यांकन आएगा और लास्ट में आएगा निष्कर्ष। अब जो पिछला वाला प्रश्न था उसी में हम एक बार डाल के देखते हैं, जो हमारा 4 चरणीय वाला मॉडल है क्या वो फिट बैठेगा या नहीं। उसमें पूछा नहीं गया है मूल्यांकन, ना हाँ मूल्यांकन लिखना, बस हम एक बार प्रैक्टिस के लिए डाल के देखते हैं कि किस तरह से इसका मूल्यांकन और हो सकता था, ठीक है। जैसे कि समझो वही कि कौन कौन सी घटना है जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, परिणामों को स्पष्ट करना है हमें,
ठीक है, और हमें बताना है कि कैसे कैसे चीजें चली। इंट्रोडक्शन हम बता ही चुके हैं कि कब हुआ इंट्रोडक्शन, मतलब आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, नारा किसने दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं किस तरह की चीजें बनी, परिचय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्य विश्लेषण में क्या आएगा मुख्य भाग में, तो वही सेम चीज। पहली बात हम कारण बताएंगे, कारण बताने के बाद हम कहीं ना कहीं इसमें क्या डाल देंगे, परिणाम डाल देंगे। यानी कि मुख्य भाग वही होगा, चाहे वो मुख्य भाग 3 या 4 भाग में क्यों ना पूछा हो, पर लेकिन वो पूरा का पूरा जितना पूछा गया है वो हमारे लिए एक पार्ट है पूरा, चाहे वो ABCD में क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें मूल्यांकन की, कि इस वाले प्रश्न में मूल्यांकन कैसे जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, अगर मूल्यांकन और आलोचना की बात करें तो सकारात्मक पक्ष, और वही आएगा और इसकी सीमाएं। देखो, सकारात्मक की बात करें तो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या दी, अंतिम गति दी। पहली बात, पहला आंदोलन था जो पूरी तरह जनता के हाथों में चला और नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी, यानी कि ये हमें देखने को मिल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं पूरा जनता की भागीदारी के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, सीमाएं क्या थी, अब ये जो सीमाएं थी कि आंदोलन को नेतृत्व की कमी, अब ये हम क्या बता रहे हैं, इसका कुछ नकारात्मक पक्ष तो बता रहे हैं, अब नाम कुछ भी दे दो, सीमाएं, कमियां है, फलाना ठिकाना, कुछ भी दे सकते हो, पर लेकिन है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आस्पेक्ट भी। तो नेतृत्व की कमी, संसाधनों की कमी, विभाजनकारी ताकतों में बाधाएं, तो ये जो सारी चीजें थी वो कहने की इस आंदोलन के लिए नकारात्मक बातें थी। कुछ क्षेत्रों की बात करें हम तो कुछ क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत क्या रहा, कमजोर रहा। ठीक है, यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि पूरी तरह से भारत में नहीं फैला, कुछ क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये सक्रिय था। ठीक है, हिंसात्मक घटनाओं के कारण गांधी जी की अहिंसा की जो नीति थी उसकी भी आलोचना करी गई। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चीजें चल रही हैं कि आप जब से भारत के लिए आंदोलन शुरू हुआ तब से आप बता रहे हो कि भाई हिंसा से हमें दूर रहना है, और अंत में आके हमने नारा दिया करो या मरो। ठीक है, यानी कि अब लास्ट में जो बन पड़ रहा है आप वो करो, पर लेकिन कैसे भी करके भारत को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की आवश्यकता है अब तो। ठीक है, निष्कर्ष में आपको बता ही चुकी हूँ। निष्कर्ष में हमें क्या बताना है कि भाई ये एक ऐसा आंदोलन था जो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि एक ताबूत होता है जिसमें अंतिम जो कील होती है उसका काम किया है इस आंदोलन ने। उसके बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लग गया था कि अब हम नहीं रह सकते, तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे खत्म होंगी इस निष्कर्ष पे। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। 4 चरण में हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर पूछा जा रहा है आपसे, सिंपल सादा, अगर वो पूछा जा रहा है आपसे कि इसका मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, हाँ तो उसमें हमें ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला एस्पेक्ट डालना है। ठीक है, अगर पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा करें और इसके लाभ और हानि, तो खाली सिर्फ हमें सिंपल चर्चा करनी है और कुछ भी नहीं करना। अगर पूछा जाएगा विश्लेषण करने के लिए तो हमें इस मूल्यांकन वाले सेगमेंट को जोड़ना है, अदरवाइज हमारा जो उत्तर चलेगा वो 3 चरणीय वाली चीजों में चलेगा। और आपको प्रश्न देखकर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हमें हमारे प्रश्न को 3 चरणों में चलाना है या 4 चरणों में चलाना है, और वो एक दिन में नहीं होगा। आप जितनी ज्यादा PYQs देखोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगा कि आपका कहीं ना कहीं उत्तर किस तरह से जाएगा। ये समझ में आ गई बात सभी को? चलो अब हम सबसे मेन पॉइंट पे बात करते हैं, वो है हमारा निष्कर्ष और आगामी कदम में अंतर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दोनों ही सुनने में अच्छे से लग रहे हैं, है ना। निष्कर्ष भी हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों के साथ बता रहे हैं, और आगामी कदम को भी हम अगर हम बताते हैं कि मैं ऐसा कर लेना चाहिए तो इससे चीजें अच्छी हो जाएंगी, मैं वैसा कर लेना चाहिए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक विचारधारा ही प्रदर्शित कर रही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है और कब इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी? अब थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देना। इतिहास में क्या आपको लगता है कि हमें आगामी कदम देने की जरूरत है? नहीं। तो हिस्ट्री कहीं ना कहीं सब्जेक्ट नहीं है जहां हम ये नहीं बता सकते कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए था, वो जो बीत चुका वो हो चुका। हाँ, ज्योग्राफी में अगर पूछा जाएगा कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हाँ उसमें आगामी कदम हम बता सकते हैं। ठीक है, कि विदेशों में जो तकनीक है उनका हम प्रयोग करें। ठीक है, भूकंप अगर बहुत ज्यादा है तो भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करें, आदि आदि, तो ये हम आगामी कदम में बता सकते हैं। वहीं इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, इवन पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं हम अपने हर आगामी कदम को डाल सकते हैं। जहां पॉसिबिलिटीज होगी वहीं हम डालेंगे, जबरदस्ती हम आगामी कदम को नहीं घुसा सकते। ठीक है, पर लेकिन जहां जरूरत है हम वहां आगामी कदम डालेंगे। और निष्कर्ष तो देखो हर जगह चलेगा ही चलेगा आपका, लेकिन अगर आपके पास शब्द सीमा बच रही है तो। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं क्या? अच्छा, पहले हम यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, निष्कर्ष और आगामी कदम, अंतर और सुझाव। पहले हम निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे
मुख्य बातों का सार, संतुलित दृष्टिकोण, राष्ट्र निर्माण की दृष्टि, यानी कि कंप्लीट सकारात्मक। क्लियर है सभी को? आगामी कदम के बारे में बात करें तो ये आएगा नीति निर्माण में किस तरह से हम सुधार करें। पहले सबसे ज्यादा जरूरी हम दोनों के अंतर को समझें, तब हमें समझ में आएगा कि किस वाले प्रश्न में किस चीज की डिमांड ज्यादा है। क्लियर हुआ? जैसे आगामी कदम में आएगा नीति निर्माण में सुधार, प्रशासनिक उपाय, जन जागरूकता अभियान, शिक्षा प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, साझेदारी, पार्टनरशिप, ये सारी चीजें जो आएंगी, यानी कि अभी जो चल रहा है उसको सुधारने के लिए जो हमें कदम उठाने हैं वो कहलाएंगे आगामी कदम। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सेम चीज, जैसे महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का शिक्षा दर धीरे धीरे जो गिरती जा रही है, उसके लिए उसके पीछे कारण बताओ और साथ ही साथ समझाओ कि इस गिरती हुई दर को कम करने के लिए उपाय। तो हम बता सकते हैं, इसमें उपाय बताएंगे हम, जो हमारे उपाय होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे आगामी कदम होंगे। ठीक है, और लास्ट में हम 2 लाइनों में निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष क्या जाएगा कि यदि हमने इन उपायों का सही ढंग से सरकार की साझेदारी के साथ और जनता की जागरूकता के साथ हमने प्रयोग किया, तो आगे आने वाली जो शिक्षा दर है उसमें हम वृद्धि देख सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का भारत के विकास में भी हम पूरी तरह से सहयोग देख सकते हैं। अंतर समझ में आया दोनों में, कि हम अगर महिलाओं की शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए आगामी कदम लिखेंगे तो उसमें हम योजनाओं के बारे में लिखेंगे। ठीक है, उसमें हम महिलाओं के लिए जैसे कि समझ लो कि बस का किराया कम कर दिया, स्कूल की फीस कम कर दी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जिससे इन सारे उदाहरण के माध्यम से हम कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा दर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया आगामी कदम, और जो मैंने आपको कंक्लूसिव एक 2 लाइन बोली थी, ठीक है, वो हो गया हमारा निष्कर्ष। दोनों में अंतर है। मुझे उम्मीद है कि आपको निष्कर्ष और आगामी कदम समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं? तो निष्कर्ष में बेसिकली हम लिखेंगे कि उत्तर में कही गई मुख्य बातों का सार, सकारात्मक निष्कर्ष में। ठीक है, विषय पर संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, राष्ट्र निर्माण, सतत विकास, सामाजिक एकता की ओर दृष्टि, यानी कि महिला सशक्तिकरण की यहाँ बात चल रही है कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय नहीं बल्कि समग्र राष्ट्र निर्माण का आधार है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो भारत आत्मनिर्भर समावेशी बनेगा, आदि आदि। ये तो हो गया हमारा निष्कर्ष। अब वही हम बात करें आगामी कदम की, भविष्य के उपाय की, नीति सुझाव की, तो वही सारी चीजें होंगी। जैसे नीति निर्माणों में हम किस तरह से सुधार कर लें, पॉलिसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक उपाय की हम बात कर रहे हैं, जन जागरूकता अभियान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा प्रशिक्षण की, टेक्नोलॉजी की, संस्थागत तंत्र को मजबूत करना, साझेदारी और साथ ही साथ सामुदायिक भागीदारी, ये जो सारी चीजें होंगी हम आपको सुझाव बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका एक दोस्त है, वो आपके पास आया, अरे मेरी यूपीएससी की तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं कैसे करूँ, मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। तो आप उसको 2 तरह से समझाओगे। पहली चीज़ तो आप उसको बोलोगे कि अगर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा है तो अपना टाइम टेबल बना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर। ठीक है, और क्या बोलोगे, अच्छा अच्छा खाना खा, रोज जाके जूस पी। ठीक है, और उस टाइम टेबल को फॉलो कर। तो ये तो हो गए आपके आगामी कदम। फिर आप उसको निष्कर्ष कैसे दोगे? देखा, अगर तूने ये सारा टाइम टेबल फॉलो कर लिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अच्छे से खाया पिया, जूस वगैरह पिया, तो हो सकता है तेरा सिलेक्शन हो जाए, आगे जाके तेरे माँ बाप बहुत खुश हो जाए। ठीक है, तेरे दोस्त और अच्छे से अपना जीवन सुधरे, उनका जीवन सुधरे। तो ये जो लास्ट की जो चीजें है वो क्या कहलाती है? निष्कर्ष। क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ आप ज्यादा अच्छे से समझ गए होगे आप। ठीक है, तो उदाहरण पे अगर हम चलें तो यदि विषय जल संकट हो तो जल संरक्षण, ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, कृषि में माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा देना, कैच द रेन जैसे अभियानों का जन सहभागिता, ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी नीतिगत सुझाव। ठीक है, ये आपका एक पीवाईक्यू है। ठीक है, जो पूछा गया है 2024 में आपकी जीएस पेपर 3 के बारे में। पहले हमने देखा था जीएस पेपर 1 में 2024 का ही वो प्रश्न था, ये आपकी जीएस पेपर 3 के बारे में। हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? ठीक है, पूछा नहीं गया सिंचाई प्रणाली क्या है तो आप परिभाषा से शुरू करो, नहीं, डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे कि चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, और कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताना है। क्लियर है? तो यानी कि अब हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमें हमारे जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें हमें कुछ कुछ चीजें ऐसे बतानी पड़ेंगी कि कुछ चुनौतियों के बारे में भी हम चर्चा कर लें
और कुछ हम जो उपाय होंगे उनके बारे में भी हम बता दें, यानी कि बहुत ज्यादा कंक्लूसिव और क्या होने वाला है उसके बारे में, वही हमारा क्या ट्रेलर बताने हमें। तो ट्रेलर हम किस तरह से लिखेंगे कि भारत में कृषि क्षेत्र की सफलता सिंचाई प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करती है। देश की लगभग 52% कृषि भूमि संचित है, जबकि शेष भूमि मानसून पर निर्भर है। सिंचाई प्रणाली में विभिन्न अक्षमताएं असमानताएं हैं जो कृषि उत्पादकता और जल संसाधनों को स्थिरता को प्रभावित करती है। बता दिया हमने कि भाई ये कितनी जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी है, सिंचाई प्रणाली। अब कहीं ना कहीं इस प्रश्न की गंभीरता को हमने समझा ना कि भाई अगर इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, चुनौतियों के बारे में बात करी जा रही, उपायों के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब यह कुछ ना कुछ तो कमी है सिंचाई को लेकर, इसलिए आज ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है ना। पहले हमने जो हमारा उत्तर जो पढ़ रहा हो उसको हमने समझा दिया कि नहीं भाई डाटा दे रहा है तो यानी कि बात तो सही है इसकी। साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि इतने इतने % कृषि भूमि पर संचित है और बाकी मानसून पर, तो जो मानसून पर भी है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा डाटा है जो निर्भर है, ठीक है। यानी कि हमने सामने वाले को इस तरह से बता दिया कि अब तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य विश्लेषण के ऊपर, यानी कि प्रमुख चुनौतियां और सरकारी उपाय। यानी कि अब हमारे इस जो प्रश्न में, ठीक है, जो मुख्य भाग होगा वो क्या होगा, वो दो हैं। कौन से? चुनौतियां भी हैं और उपाय भी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि सरकारी उपाय की हम बात करें तो पहली बात तो चुनौतियों के बारे में बताएंगे, फिर हम सरकारी उपाय के बारे में बताएंगे। अब कोई ये मत बोलना कि उपाय तो आगामी कदम हो जाएंगे, रुकना, सरकारी उपाय के बारे में बात करें यहाँ पे। चुनौतियां कौन कौन सी है? जैसे भूजल का अत्यधिक दोहन हो जाना, नहर प्रणाली की अक्षमता होना, क्षेत्रीय असमानता, ठीक है, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल, अटल भूजल योजना, ये सरकारी उपाय हैं, ठीक है। अब समय आता है इस चीज को ये देखने का क्या इसमें ये उपाय सही हुए हैं या नहीं है। मैं आपको इस प्रश्न में मूल्यांकन भी साथ में लेके आई हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि मूल्यांकन किस तरह चीजें चल रही है। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है, अब मैं आपको शब्दों पर नहीं ले जाना चाह रही हूँ, पर फिर भी इसमें ये नहीं पूछा गया है कि मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं, इसमें मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि इसमें मूल्यांकन अगर हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। ये आपको दूसरी वाली क्लास में समझ में आएगा कि शब्दों के आधार पर जो पूछा जा रहा है, कहाँ हमें आलोचना, कहाँ हमें मूल्यांकन देना है, हमें कहाँ नहीं देना, तो ये प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो आपको दूसरी क्लास या तीसरी क्लास में समझ में आएगा सही ढंग से कि प्रश्न में लास्ट में क्या पूछा गया, उसके हिसाब से हमें आंसर अपना लिखना है। आज की क्लास देख के आप सिर्फ और सिर्फ इतना करोगे कि आप आंसर लिखोगे बस, दोनों चरण में, 3 चरण में भी, 4 चरण में भी, आगामी कदम के साथ भी, ठीक है। अब देखो मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन हमने ये किया भाई, जागरूकता की कमी है, वित्तीय बाधाएं हैं और प्रशासनिक कुछ जटिलताएं हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक से नहीं चल पा रही हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम बात करते हैं आगामी कदम की, ठीक है। अब उपाय तो हमने पहले ही बता दिए, अब आगामी कदम की क्या आवश्यकता है, उनको ही हम ठीक कर लेते हैं? नहीं, आगामी कदम अब ये होंगे जो आप बताओगे, जो आप समझाओगे कि भाई क्या हो सकता है। तो आपने बताया कि भाई जागरूकता अभियान की आवश्यकता है हमें, और ज्यादा पैसों की आवश्यकता है हमें, प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है हमें, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, तब ना जाके आगामी कदम बन पाएंगे। उपाय तो सरकार जो कर चुकी है, पर कर दिया तो क्या उससे कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, तभी तो हमें ये आगामी कदम पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर मिल गया होता तो बात ही नहीं होती, शायद ये सवाल ही ना होता। पर सरकारी उपाय में अंतर है और ये जो आगामी कदम पूछे गए हैं इसमें अंतर है। यहां तक सबको बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। तो इसका हम निष्कर्ष देखते हैं एक बार किस तरह से दिया गया है कि भारतीय सिंचाई प्रणाली को वर्तमान चुनौतियों से उबारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों में जागरूकता, आधुनिक तकनीकों को अपनाने में गति बढ़ाना आवश्यक है, ठीक है। इसके साथ ही जल संसाधनों का सतत और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करना भविष्य की जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। कुछ निगेटिव तो नहीं बोला, बस यही बोला है ना कि भाई हाँ भाई इस तरह की अभी आवश्यकता है, पर हो सकता है आगे जाके अगर ये सारी चीजें हुई तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ये खत्म हो गया निष्कर्ष हमारा। मैं उम्मीद करती हूं समझ में आई होंगी सारी चीजें अभी तक। तो ये थी हमारी आंसर राइटिंग की आज पहली क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो 3 चरण, 4 चरण, आगामी कदम, मूल्यांकन, निष्कर्ष, ये जो सारी चीजें बताई हैं वो आपको ध्यान रहेगी। आप अपने आंसर राइटिंग में बस 2-3 चीजों को लेकर चलो, ठीक है, कि आपका जो भी परिचय है वो आपका ट्रेलर है, मुख्य भूमि है जो आपकी पूरी फिल्म है, और जो आपका निष्कर्ष है
वो आपकी हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। इससे आपको आंसर राइटिंग लिखने में थोड़ी आसानी होगी, और प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे लिखने का प्रयास करो, ठीक है। और जो मैंने आपको कॉपी बताई है उसी पे हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें मीन्स में भी इसी तरह की कॉपी मिलेगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और इस आंसर राइटिंग की पहली क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, शुक्रिया।